अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर नंबर 1 इंसान का डाइजेस्टिव सिस्टम के ओरल कैविटी के मराहिल के बाद आज हम देखेंगे फ्रैंकस और इसोफेगस को। ठीक है, तो ओरल कैविटी में हमने देखा था, उसमें उसके हिस्सों को देखा था किस तरह से वो होता है। उसके बाद हमारे पास आज है फ्रैंकस और इसोफेगस। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये पार्ट जो है ये क्या है, फ्रैंकस है, और ये जो है एपिग्लॉट्स है। ये हमारे पास ये साइड इसोफेगस है और ये ट्रैकिया का रास्ता है जिसे हम हवा की नाली भी कहते हैं। ठीक है, तो आज हमने देखना है कि फ्रैंकस और इसोफेगस का क्या काम है। सबसे पहले हम देखते हैं फ्रैंकस जो है ये ओरल कैविटी के बाद एक छोटा नली नुमा हिस्सा है। फ्रैंकस ओरल कैविटी के बाद एक नली नुमा ट्यूब लाइक हिस्सा है। ये ओरल कैविटी को इसोफेगस से और नाक को ट्रैकिया से जोड़ता है। ओरल कैविटी से किसको जोड़ेगा, इसोफेगस को, और नाक को किससे जोड़ेगा, ट्रैकिया को। ओरल कैविटी में शुरू होने वाला केमिकल डाइजेशन का अमल फ्रैंकस में भी जारी रहता है। जो ओरल कैविटी में केमिकल डाइजेशन हो रही थी वो फ्रैंकस में भी जारी रहेगी। और फ्रैंकस का अहम काम कौन सा है, खुराक की ज़रात को फेफड़ों में जाने से रोकना है। फ्रैंकस ने क्या काम करना है, खुराक की ज़रात को फेफड़ों में जाने से रोकना है। बेसिकली फ्रैंकस जो है एक रास्ता है, मतलब एक जगह है जो कि दो साइडों को अलग करती है। इसोफेगस खुराक की नाली को और ट्रैकिया हवा के रास्ते को, दोनों को ये अलग करती है। ठीक है, तो ये काम एक लचकदार कार्टिलेज टिश्यूज यानी एपिग्लॉट्स की मदद से किया जाता है। ये काम होगा कैसे, तो ये क्या हो जाता है, एपिग्लॉट्स को जहाँ पे बंद कर दिया जाएगा, जैसे हमें डायग्राम में भी नजर आ रहा है कि जहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ पे फ्रैंकस है। ठीक है, जहाँ पे फ्रैंकस है और जैसे हम एपिग्लॉट्स को बंद करेंगे ये दोनों रास्ते क्या हो जाएंगे, अलग, मतलब इन जहाँ से खुराक हवा के रास्ते में नहीं आएगी। इसके बाद हम देखते हैं कि जब निकली की खुराक फ्रैंकस से गुजरती है तो हवा की नाली यानी ट्रैकिया का ऊपरी हिस्सा एपिग्लॉट्स की जानिब ऊपर की तरफ धकेल दिया जाता है। इस तरह हवा की नाली का सुराख यानी ग्लॉट्स बंद हो जाता है और निकली गई खुराक इसके ऊपर से गुजर जाती है। एपिग्लॉट्स को बंद कर दिया जाएगा और हवा की नाली का सुराख यानी ग्लॉट्स बंद हो जाएगा और निकली गई खुराक इसके ऊपर से गुजर जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास जो चीज है वो क्या है, इसोफेगस है। ये एक लंबी नाली, तकरीबन 25 सेंटीमीटर की ये नाली है। ठीक है, और इसका क्या है, ये फ्रैंकस को मैदा से जोड़ती है। जब खुराक इसोफेगस में दाखिल होती है तो उसकी मस्कुलर दीवारों में लगातार सिकुड़ने की लहरें पैदा होती हैं और ये सिकुड़ने की लहरें खुराक को इसोफेगस के ज़रिए मैदे की तरफ ले जाती हैं। मसल्स के इन सिकुड़ने की लहरों को पेरिस्टालसिस कहते हैं। इसोफेगस हमने ऊपर डायग्राम में भी देखा कि ये एक खुराक की नाली है। ठीक है, ये इसोफेगस एक नाली है जो कि कितनी है, 25 सेंटीमीटर लंबी एक नाली है। और इसमें क्या होता है, ये फेरिंक्स को मैदे से जोड़ती है। अब जब खुराक इसोफेगस में दाखिल हो जाती है तो उसकी मस्कुलर दीवारों में लगातार सिकुड़ने की लहरें पैदा होती हैं और ये सिकुड़ने की लहरें क्या करती हैं, खुराक को इसोफेगस के जरिए मैदे की तरफ ले जाती हैं। जैसे हमें इस डायग्राम में नजर आ रहा है, ये हमारी खुराक आ रही है जो बोलस था और इसमें क्या हो रहा है, इसोफेगस जो है वो क्या कर रही है, इसके अंदर एक सिकुड़ने की लहरें पैदा हो रही है, मसल्स सिकुड़ रही हैं। ठीक है, और इस तरह इसोफेगस के जरिए से खुराक कहाँ तक पहुंच जाएगी, हमारे मैदा तक खुराक पहुंच जाएगी। ये सिकुड़ने की लहरें खुराक को इसोफेगस के जरिए मैदे की तरफ ले जाते हैं। मसल्स के इन सिकुड़ने की लहरों को क्या कहते हैं, पेरिस्टालसिस कहते हैं। तो ये कौन सा अमल, ये जो सुकड़ाव का अमल आ रहा था इसको हम क्या कहेंगे, पेरिस्टालसिस कहेंगे। इसके बाद नेक्स्ट थर्ड पॉइंट हमारे पास शुरू होता है मैदा। मैदा जो है स्टमक, ये क्या है, ये शक्ल का मैदा एब्डोमेन में ऊपरी बाएं जानिब डायफ्राम के नीचे मौजूद होता है। ये उसकी लोकेशन हमें बता दी गई है कि ये
मैदा मौजूद कहाँ पे होता है? ये हमारे मैदा है, ठीक है, और ये किस शक्ल का है? जे शक्ल का है। और जो एब्डोमेन के मतलब ये इसकी लोकेशन जो है हमारे पास कौन सी है? एब्डोमेन में ऊपरी बाएं जानिब डायफ्राम के नीचे मौजूद होता है। मैदा का वो हिस्सा जो इसोफिगस के फौरन बाद है उसको हम क्या कहेंगे? कार्डियक हिस्सा। और जबकि वो हिस्सा जो स्मॉल इंटेस्टाइन से पहले है पाइलोरिक हिस्सा कहलाता है। जहां से इसोफिगस खत्म होगी वो हिस्सा कौन सा है? कार्डियक। और जहां पे मैदा खत्म हो जाएगा और आगे स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू होगी उस हिस्से को हम क्या कहेंगे? पाइलोरिक हिस्सा। जैसे कि हम इस डायग्राम में देखते हैं, यहाँ पे हमारी इसोफिगस खत्म होगी और इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे? कार्डियक हिस्सा। और यहाँ पे हमारा मैदा खत्म हो जाएगा और आगे क्या आनी है? स्मॉल इंटेस्टाइन। तो इस हिस्से को हम क्या कहेंगे? पाइलोरिक हिस्सा। कार्डियक हिस्सा और पाइलोरिक हिस्सा, ठीक है। और इसोफिगस और मैदे के जोड़ पर, ये जो इसोफिगस और मैदे का जोड़ है, यहाँ पे एक मसल्स का हल्का यानी स्फिंक्टर मौजूद होता है। यहाँ पे क्या होता है? एक मसल्स का हल्का होता है जिसे स्फिंक्टर कहते हैं, और यानी स्फिंक्टर मौजूद होता है जिसे कार्डियक स्फिंक्टर कहते हैं। क्योंकि ये हमने जगह कौन सी जगह कही है? कार्डियक हिस्सा इसको कहा है, तो इस पर जो स्फिंक्टर मौजूद है उसको भी हम क्या कहेंगे? कार्डियक स्फिंक्टर या इसोफिगस का ज़ीरी स्फिंक्टर कहते हैं। दो इसके नाम है, क्योंकि कार्डियक हिस्सा है तो इस वजह से हमने इसको क्या कहा? इस जोड़ को कार्डियक हिस्सा कहा, या इसको हम कहेंगे इसोफिगस जहाँ पे खत्म हो रही है उसका ज़ेरी स्फिंक्टर। ये खुराक को मैदे से वापस इसोफिगस में जाने से होता है। अब ये क्या करेगा? ये जोड़ क्या करेगा? अब जो खुराक इसोफिगस से मैदे तक पहुंच चुकी है, ये अब इस खुराक को मैदे से इसोफिगस में वापस जाने से रोकेगा। ये क्या है? स्फिंक्टर का काम है, इस जोड़ का ये काम है। ये खुराक को मैदे से वापस इसोफिगस में जाने से रोकता है। इसी तरह मैदा और छोटी आंत के दरमियान पाइलोरिक स्फिंक्टर मौजूद होता है। जहाँ पे हमारा मैदा खत्म होगा और नेक्स्ट हमारी इंटेस्टाइन हमारी स्टार्ट होगी, वहां पे पाइलोरिक स्फिंक्टर मौजूद होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या मौजूद होगा? हमारा पाइलोरिक स्फिंक्टर। अब नेक्स्ट चीज है, मैदा खुराक की मैकेनिकल और जुज़वी केमिकल डाइजेशन का जिम्मेदार होता है। अब मैदे में क्या होगी? जुज़वी केमिकल डाइजेशन और मैकेनिकल डाइजेशन होगी। अभी भी मैदे में हमारी डाइजेशन मुकम्मल नहीं होगी, यहाँ पे भी जुज़वी थोड़ी सी डाइजेशन होगी। खुराक को जखीरा भी, ये खुराक को जखीरा भी करता है। मतलब हमारे जब खुराक मैदे में पहुंच जाती है तो ये कुछ देर के लिए क्या रहती है? जखीरा रहती है, स्टोर रहती है। मैदे की दीवारें मोटे स्मूथ मसल से बनी होती है। अब जो इसकी दीवारें हैं ये क्या है? मोटे स्मूथ सेल्स की बनी, स्मूथ मसल्स की बनी। हमारे मसल्स की तीन टाइप्स होती हैं, एक स्केलेटल मसल्स होते हैं, स्मूथ मसल्स होते हैं और कार्डियक मसल्स होते हैं। तो जो हमारे ऑर्गन्स के कुछ हिस्सों में होते हैं तो वो कौन से मसल्स होते हैं? स्मूथ मसल्स होते हैं। ये कौन से मसल से बनी हुई है? मैदे की दीवारें स्मूथ मसल से बनी हुई है। जब खुराक मैदे में पहुंचते हैं तो ये मसल्स जोरदार तरीके से सिकुड़ते हैं। ये मसल्स क्या करेंगे? जब भी जैसे खुराक इस तक पहुंच जाएगी तो ये क्या करेंगे? जोरदार तरीके से सिकुड़ेंगे जब खुराक मैदे में पहुंच जाएगी, ठीक है। तो ये क्या करेंगी? इसकी दीवारें, इसके मसल्स जोरदार तरीके से सिकुड़ेंगे, इनका सिकुड़ाव खुराक को तोड़ने। अब ये सिकुड़ाव आ क्यों रहा है? ये सिकुड़ाव क्या करेगा? इस खुराक को तोड़ेगा, ठीक है। जब खुराक मैदे में पहुंचती तो ये मसल जोरदार तरीके से सिकुड़ते हैं, इनका सिकुड़ाव खुराक को तोड़ने में मदद करते हैं। इस टूटने की वजह से हरारत भी पैदा होती है, ठीक है। हमें पता है मेटाबॉलिज्म के दौरान क्या होती है? हीट एनर्जी पैदा होती है, हरारत भी पैदा होगी, और ये हरारत फिर क्या करते हैं? लिपिड्स को पिघलाने में मदद। जो हमारी खुराक में लिपिड्स मौजूद होंगे, सबसे पहले मैदे की दीवारें सिकुड़ी, वो जो खुराक होगी उसको तोड़ेंगे और उसमें हरारत पैदा होगी। अब वो हरारत जो हमारी खुराक में लिपिड्स मौजूद होंगे उसको पिघलाने में मदद करेगी। मैदे की अंदरूनी दीवारों में कई छोटे छोटे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स और हैं। मैदे की दीवारों में क्या है? कुछ ग्लैंड्स हैं। जहां पे भी वर्ड ग्लैंड आता है ना तो वो कोई ना कोई चीज खारिज करता है। तो इसमें इसकी दीवारों में कौन से ग्लैंड्स हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं, जो क्या पैदा करते हैं? गैस्ट्रिक जूस खारिज करते हैं। इसमें उस जूस में
गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या खारिज करें, गैस्ट्रिक जूस, और इस जूस में क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक गैर फाल एंजाइम पेप्सिनोजिन और म्यूकस शामिल है। अब इस गैस्ट्रिक जूस में हमें बताया जा रहा है, हमें बताया गया है कि मैदे की दीवारों में क्या था, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या खारिज करते हैं, गैस्ट्रिक जूस। अब इस जूस के अंदर क्या क्या चीजें मौजूद है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक गैर फाल एंजाइम पेप्सोनोजिन, गैर फाल मीन अभी वो इनएक्टिव है, काम वो नहीं कर रहा एंजाइम, पेप्सोनोजिन है और म्यूकस शामिल है। तीन चीजें इस गैस्ट्रिक जूस में शामिल है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड पेप्सोनोजिन को एक फाल एंजाइम यानी पेप्सिन में तब्दील कर देता है। अब ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड था उसने गैर फाल एंजाइम पेप्सोनोजिन को एक फाल एंजाइम पेप्सिन में तब्दील कर दिया, और पेप्सिन एंजाइम बड़ी प्रोटीन्स को क्या करता है, अमाइनो एसिड की छोटी जंजीरों में तोड़ता है, जिन्हें पेप्टाइड्स कहते हैं। तो हमें इस बात का भी पता है कि जो प्रोटीन्स के छोटे यूनिट्स होते हैं उनको हम अमाइनो एसिड्स कहते हैं। हम फिर से इसको देख लेते हैं कि मैदे की अंदरूनी दीवारों में क्या था, गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड ने गैस्ट्रिक जूस खारिज किया, उस जूस में क्या था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक गैर फाल एंजाइम पेप्सिनोजिन और म्यूकस था। अब जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड था उसने गैर फाल एंजाइम पेप्सिनोजिन को किस में तब्दील किया, पेप्सिन में। अब इस एंजाइम पेप्सिन ने क्या किया, इसने जो हमारी खुराक में प्रोटीन्स मौजूद थी उसको अमाइनो एसिड्स में तब्दील किया की छोटी जंजीरों में, जिन्हें हम पेप्टाइड्स कहते हैं। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड खुराक में मौजूद बीमारी पैदा करने वाले बैक्टीरिया को भी क्या करते हैं, मारते हैं, खत्म, मार डालते हैं। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो गैस्ट्रिक जूस ने खारिज किया उसने दो काम किए, एक गैर फाल एंजाइम पेप्सोनोजिन को पेप्सिन में तब्दील किया है, पेप्सिन ने फिर प्रोटीन्स की ब्रेक डाउन की है, उसे अमाइनो एसिड में तब्दील किया है और जिन्हें हम पेप्टाइड्स कहते हैं। और फिर नेक्स्ट चीज भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड ने की है कि वो क्या करता है, जो खुराक में बीमारी पैदा करने वाले बैक्टीरिया होते हैं उसको भी मार डालता है। नेक्स्ट मतलब तीनों चीजों का जो गैस्ट्रिक जूस में तीनों चीजें थी उन तीनों का काम था। अब थर्ड चीज जो म्यूकस था वो उसका काम अब आ रहा है। म्यूकस मैदे की अंदरूनी दीवारों पर एक हिफाजती तह बनाते हैं। अब ये क्या करता है म्यूकस, मैदे की जो अंदरूनी दीवारें होती हैं उसमें हिफाजती तह बनाता है। यहाँ ये HCl को गैर मौसर कर देता है, जहाँ ये हिफाजती तह म्यूकस बनाएगा वहां पे HCl को गैर मौसर कर देगा, मतलब यहाँ पे HCl काम नहीं करेगा, इसलिए पेप्सोनोजिन जहाँ फाल नहीं हो सकता। जहाँ पे म्यूकस अंदरूनी दीवार पर एक हिफाजती तह बनाएगा वहां पे HCl गैर मौसर हो जाएगा और जहाँ पे पेप्सिनोजिन गैर फाल हो जाएगा और दीवारें टूट फूट से महफूज रहते हैं। मतलब म्यूकस क्या कर रहा है, मैदे की अपनी दीवारों की हिफाजत कर रहा है, क्योंकि HCl ने तो खुराक को मतलब तोड़ना था ना, पेप्सिनोजिन को इसलिए फाल बनाना था। अब ये म्यूकस ने क्या की, मैदे की जो अपनी दीवारें थी उनकी हिफाजत की। और खुराक मैदे में अमूमन 3 से 4 घंटे तक रहते हैं। हमने पहले भी देखा कि मैदा जो करता है खुराक को जखीरा करता है और कितनी देर तक करता है, 3 से 4 घंटे तक खुराक इसमें मौजूद रहती है। यहाँ होने वाले अमाल की वजह से खुराक एक शोरबे जैसा मिक्सचर बन जाते हैं, जिसे कायम कहते हैं। मतलब इतनी जहाँ पे खुराक की ब्रेकडाउन हो जाती है कि खुराक एक शोरबे जैसा मिक्सचर बन जाती है और उस मिक्सचर को हम क्या कहते हैं, कायम कहते हैं। आपसे पूछा जाए कि कायम क्या है, तो मैदे में जो खुराक की ब्रेकडाउन हुई, जो अमाल हुए और खुराक ने कौन सी शक्ल इख्तियार कर ली, शोरबे जैसी, सूप लाइक मिक्सचर जो बन गया है उसको हम क्या कहेंगे, कायम कहेंगे। कायम के बहाव को पाइलोरिक स्फिंक्टर कंट्रोल करता है, क्योंकि अब कायम ने कहाँ जाना है, मैदे से कहाँ तक जाना है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो अब इसको कौन कंट्रोल करेगा, पाइलोरिक स्फिंक्टर। हर बार जब पाइलोरिक स्फिंक्टर खुलता है, मतलब जैसे ही स्फिंक्टर खुलता है तो 5 मिलीमीटर से 15 मिलीमीटर कायम छोटी आंच यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है कि पाइलोरिक स्फिंक्टर ने इसको क्या करना है, कंट्रोल करना है। जैसे ही पाइलोरिक स्फिंक्टर खुलेगा
उसमें 5 मिलीमीटर से 15 मिलीमीटर तक जो कायम होता है वो छोटी आंत से स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। इस चीज को भी हम देख लेते हैं कि मैदे का हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl इतना ताकतवर होता है कि जो धात को भी हल कर सकता है। अब जो इतना ताकतवर था तो इस वजह से म्यूकस ने क्या किया, मैदे की अपनी दीवारों की हिफाजत की, वहां पे HCl को गैर मौसर कर दिया और पेप्सिनोजिन को भी गैर फाल कर दिया और अपनी दीवारों, मैदे की अपनी दीवारों को टूट फूट से बचा लें, क्योंकि वो HCl इतना ताकतवर होता है कि ये धातें कौन सी होती हैं, लोहा, सोना, चांदी, इतनी वो सख्त चीजों को भी क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं, इतना HCl ताकतवर होता है। लेकिन आपका मैदा म्यूकस की मोटी तह की वजह से महफूज, यही म्यूकस उस हमारी मैदे की अंदरूनी दीवारों की हिफाजत कर रहा होता है। ये तह से अपने ही तेजाब, ये तह म्यूकस जो तह बनाएगा, हिफाजती तह बनाएगा, वो इसको क्या करेगी, अपने ही तेजाब से बचाएगी। नेक्स्ट हमारे पास ये भी एक मैदे की पूरी डायग्राम मौजूद है, जहां पे हमने देखा कार्डिक स्फिंक्टर मौजूद है हमारे पास, कार्डिक हिस्सा ये मौजूद, इस चीज को हम कार्डिक हिस्सा कहेंगे। ये हमारे पास कार्डिक स्फिंक्टर है, ये पाइलोरिक स्फिंक्टर है, जो कि हमारे जहाँ पे हमारा मैदा खत्म होगा, नेक्स्ट हमारे इंटेस्टाइन शुरू होगी और इस हिस्से को हम क्या कहेंगे, पाइलोरिक हिस्सा कहेंगे। ये हमारे पास कार्डिक हिस्सा है, ये पाइलोरिक हिस्सा है। नेक्स्ट जो हम अगर मैदे की दीवार का अंदर से मुताला करें तो ये ग्लैंड्स के सुराख मौजूद है हमारे पास, ठीक है। अब ये म्यूकस खारिज करने वाले सेल्स जहाँ पे मौजूद हैं, HCl खारिज करने वाले सेल्स ये हैं हमारे पास, और पेप्सिनोजिन खारिज करने वाले सेल्स हमारे पास ये हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास ये भी मैदे की डायग्राम आ गए। इंशाल्लाह हम कल स्मॉल इंटेस्टाइन को देखते हैं। अल्लाह हाफिज।